जय हिंद दोस्तों। बात करूंगा गणतंत्र की। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन या न्याय प्रणाली। इस व्यवस्था में कोई व्यक्ति विशेष या राजा का शासन नहीं होता, बल्कि जनता अपनी न्याय व्यवस्था स्वयं बनाती है। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक हम गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाते आ रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने में या इस गणतंत्र के लागू होने में न जाने कितने वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी भारत माता के लिए, तब जाकर हम ये राष्ट्रीय त्योहार मना पा रहे हैं। सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, मंगल पांडे, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे कितने ही योद्धा हुए, वीर वीरांगनाएं हुए, जिन्होंने अपनी लहू को न्यौछावर किया इस पुण्य धरा, इस भारत भूमि की। बात करूंगा 8 अप्रैल सन 1929 की। शौर्य और वीरता की ये गाथा। अंग्रेजों की असेंबली थी। अंग्रेज 2 बिल लाने वाले थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिल ऐसे थे जिससे भारत के जनता की आवाजों को दबाया जा सके। सरदार भगत सिंह और उनके मित्र बटुकेश्वर दत्त को ये सहा नहीं गया। उन्होंने अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंककर ललकार कर ये दिखाया कि हम भारतीय डरने वाले नहीं हैं, और बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, डटकर वहीं खड़े रहे, शौर्यता और साहस का परिचय दिया। दोस्तों, हमारे देश में कितनी वीरांगनाएं भी हुई। एक पंक्ति आती है, द्रौपदी, गंडकी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती तथा लक्ष्मी, अहल्या, चन्नम्मा, रुद्र, मांबा, सुविक्रमा, निवेदिता, शारदा च प्रणम्या मातृदेवता। ये वीरांगनाएं हमारी आदर्श होनी चाहिए। आप दुर्गा बने, काली बने, जगदम्बा बने, वो हमारे आदर्श हैं। ये वीरांगनाएं हमारी आदर्श हैं, ना कि बॉलीवुड को देखकर हम अपने आदर्शों को, अपनी शौर्य और वीरता को भूलते जा रहे हैं और अपना ही नैतिक, शारीरिक, मानसिक पतन करते जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, शौर्य और वीरता की वो गाथा। अंग्रेज उनके सामने कांपते थे, थर-थर कांपते थे। एक स्त्री होकर भी कैसे अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया। जो अंग्रेज सेना थी उनके सामने डरती थी, इसलिए उनकी वीरता का परिचय आज भी दिया जाता है। स्त्री नारी कमजोर नहीं है मित्रों। जब भी शक्ति का परिचय दिया जाता है तो हम माँ जगदम्बा की बात करते हैं। हम एक पंक्ति भी बोलते हैं, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के शासन काल से पहले और भी मुगल आए, उनसे भी कितने योद्धाओं ने युद्ध लड़ा, प्राणों की आहुति दी। राणा सांगा, महाराणा प्रताप सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे योद्धा हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा वीरता की और शौर्य पराक्रम की। यह गाथा छत्रपति संभाजी महाराज की। देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब को कई बार युद्ध में हराया। उसका सामर्थ्य नहीं था कि सामने से आके युद्ध जीत जाए, उसका सामर्थ्य ही नहीं था। वो क्या हराएगा? छत्रपति संभाजी महाराज को चाल रची, खेल खेला। उनके ही साले, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी की भाई, वो जाके मिल गया औरंगजेब से, और एक दूसरे राज्य जा रहे थे छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मित्र, यानी कि उनके मंत्री कवि कलश। कवि कलश इसलिए उनको कहा जाता था क्योंकि वीरता और शौर्य की कविताएं सुनाकर वीरता और साहस भरते थे छत्रपति संभाजी महाराज के लिए। उनको लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते थे। तो एक मार्ग से जा रहे थे दूसरे राज्य, उस मार्ग का रास्ता छत्रपति संभाजी महाराज, उनके मित्र कवि कलश और उनके जो साले थे उनको ही पता था। तो औरंगजेब को जाके बता देते हैं, और छल से औरंगजेब क्या कर लेता है, छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लेता है। सामने से आके युद्ध लड़े क्षमता नहीं है उसकी, और कितनी यातनाएं देता है। बोलते हुए भी अंदर से क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। नाखून उखाड़े उनके, चमड़े उखाड़े, जलती हुई सलाखें, रॉड आंखों में डाल दिया, बाल उखाड़े, 3 शर्त रखे, मराठा साम्राज्य मुझे दे दो, किसने तुम्हारा साथ दिया ये बता दो, और इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा, मैं मराठा हूँ, अपने राष्ट्र की भूमि
तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और अपने धर्म के लिए अडिग रहूंगा। और इतनी यातनाएं देने के बाद अपने धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए छत्रपति संभाजी महाराज खड़े रहे। इतना भी जब उसका मन नहीं भरा तो टुकड़े टुकड़े करके समुद्र के किनारे भिजवा दिया छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को। ऐसे योद्धा थे। आज तक क्या सिलेबस में पढ़ाया गया है, इतिहास में बताया गया? अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, ये सबको महान बताया गया। जब ये महान थे तो छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप कौन है, इनके बारे में बताया ही नहीं गया। वीर बंदा सिंह बहादुर को, है ना, उनके भतीजे या फिर बेटे को मारकर उनका कलेजा निकालकर मुंह में ठूंस दिया गया। बताइए, ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई और इसको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, बल्कि मुगलों का महिमा मंडन किया गया। तो इस गणतंत्र को जीवित रखने के लिए, इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उनके बारे में बात करूंगा। 5 सूत्रों की बात करूंगा, पंच परिवर्तन की बात करूंगा, जिसमें सभी विषय आ जाएंगे। हम अपने देश की अखंडता, एकता, स्वतंत्रता, गणतंत्र को कैसे बचा रख सकते हैं। 5 सूत्रों पर बात करूंगा। कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्य। कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब मतलब परिवार, अपना घर। जब हम किसी अच्छी चीज की बात करते हैं दूसरों को, तो हम अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, स्टेज में खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन आदर्शों की बात पहले घर से चालू होती है। हम अपने बच्चों को, अपने घर के छोटे बच्चों को हम ऐसे नैतिकता, ऐसे संस्कार दें, ऐसे चीज़ों के बारे में बताएं जिससे कि भारत प्रगति के शिखर पर जाए। हम भारत की संस्कृति, भारत के भाषा के महत्व के बारे में बताएं। हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर से नहीं, पड़ोसी के घर से। तो ये सोच, इस मानसिकता को बदलना होगा। हम में ऐसे गुण विकसित करने होंगे अपने आने वाली पीढ़ियों में। इसे कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। मतलब हम परिवार का वातावरण ऐसा बनाएं जिससे भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता बनी रहे। अपने देश के गौरव, महत्व के बारे में बताएं, भागवतिक कथाएं सुनाएं, वीर वीरांगनाओं की कथाएं सुनाएं। दूसरा आता है सामाजिक समरसता। देखिए, गांव, शहर, कस्बे, समाज से मिलकर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये समाज मेरा है, ये गांव मेरा है, ये शहर मेरा है। समाज का कष्ट मेरा कष्ट है। तो समाज के लिए हम मिलजुल कर रहें। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को भूलकर एकता और समरसता में बंधें, है ना। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। ये भावना होनी चाहिए, एकता, समानता होनी चाहिए। समाज को साथ लेकर चलें, ये समाज मेरा है, ऐसी भावना आनी चाहिए। तीसरा आता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण मतलब देश की संपदा। जैसे कोई सरकारी भवन है, बन रहा है, 2 लात मार के गिरा दिया, सरकारी तो है, मेरा क्या जाता है, ये सोचनी होनी चाहिए, है ना। सिविक सेंस, देखिए, सिविक सेंस पढ़ने से या पैसा बढ़ जाने से नहीं होता। अभी मेट्रो ट्रेन चला वंदे भारत का, तो उसमें कौन बैठेगा? पैसे वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर लोग, लेकिन पहले दिन कचरा फेंक के उसको गंदा कर दिए। तो सिविक सेंस पैसे से या पढ़ाई लिखाई कर लेने से ही नहीं आता। जब हम भारत की भूमि को अपनी माता मानेंगे, इससे जितना जुड़ाव रखेंगे, तब हम इसको क्या, इसकी संपदा को सुरक्षित रखेंगे। कहीं भी कचड़े फेंक देना, इधर उधर फेंक देना, और हम बात भी करें देशभक्ति की, तो ये शोभा नहीं देता। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त मनाते हैं, अगले दिन राष्ट्र ध्वज आपको सड़कों पे मिल जाएगा। तो जो हम मिठाई खाते हैं, रेपर कहीं भी फेंक देते हैं। डस्टबिन में डालो या ऐसे जगह डालो जाकि ताकि वो गंदगी न फैले, है ना। पेड़ लगाएं, पेड़ काटे नहीं। पानी बचाएं, ये नहीं सरकारी नल है, पानी बह रहा है ना। हमारे देश की जीडीपी ऊपर आएगी ना, हम देश को जितना सहायता करेंगे। जापान जैसे देश हैं, उसमें क्या, बच्चों को हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, लेकिन मानसिकता भी तो बदलनी होगी। जापान में आप देखिएगा, वहाँ का बच्चा क्या करता है, पेड़ लगाना भी सीखेगा, साफ सफाई भी सीखेगा, सब सीखेगा। भारत में भी ऐसा है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, फीस भी मैं दूं और झाड़ू भी लगाए, मेरा ही बच्चा। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ये भाई स्कूल विद्यालय मेरा है, ये देश मेरा है। तो हम जब स्कूल में जो संस्कार देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो आने वाले जीवन में क्या होता है, वो फलता फूलता है। वो देश को अपना मानेगा कि यहाँ गंदगी नहीं करना है, साफ सफाई रखना है ना। ये गुण विकसित होगा।
इसलिए जैसे हम बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं तो पेड़ हम साफ सफाई है ना करते हैं एनएसएस के माध्यम से, या पेड़ों में पानी देना, ताकि आने वाले जब हम खुद पढ़ाने जाएं तो बच्चों को सिखाएं। तो ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि हम फीस भी भरें और हमारा बच्चा क्या करे, झाड़ू भी लगाए। नहीं, हमारा देश है, हमारा उत्तरदायित्व है, कोई बोले या ना बोले, वहाँ कचरा है तो साफ करना चाहिए। ये मानसिकता लानी पड़ेगी। लॉर्ड मैकॉले लिखता है अपने डॉक्यूमेंट्री में कि भारत का बच्चा रहेगा तो भारत में, पढ़ेगा तो भारत में, लेकिन दिमाग से अंग्रेज ही होगा। बन भी रहे हैं हम अंग्रेज। हम अंग्रेजों की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, भारत की संस्कृति भाषाओं को पिछड़ा मान रहे हैं। हमको बोलने में शर्म आ रहा है। कई लोग का सोच ऐसा होगा, जब हम संस्कृति अध्यात्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को पिछड़ी मानसिकता लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखिए, अंग्रेजी बोलिए ग्लोबल लैंग्वेज है। जैसे हम विदेश जाते हैं तो हम उनको तो हिंदी नहीं सिखा सकते, इसलिए हम ही इंग्लिश सीख लें, एक और भाषा सीखें। इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अंग्रेजों से, विदेशों से क्या सीखना चाहिए? टेक्नोलॉजी में ऊपर बढ़े, उनके जैसा दिखना और बनना चाहे, ये जरूरी नहीं है। हृदय से भारतीयता हो, हमारे गुण में भारतीयता दिखे, और जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें आगे बढ़े। अपनी भारत की स्वतंत्रता, अपने भारत की संपदा को, अपनी भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जो जमीन से जुड़ता है वही आगे बढ़ता है। जापान जमीन से जुड़ा हुआ है, अपनी संस्कृति को लेकर चलता है, तब उतना आगे है। और हम अंग्रेजी मानसिकता में क्या है, उनके पीछे चलते जा रहे हैं। भास्कराचार्य ने आइजैक न्यूटन से हजारों वर्ष पहले बता दिया कि पृथ्वी में एक ऐसा आकर्षण बल है जो अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यही चीज भारतीय व्यक्ति बोले, हमको डाउट लगता है, और अंग्रेज इसी को घुमा फिरा के बोल दे तो अच्छा लगता है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ आइजैक न्यूटन का, लेकिन मानसिकता देखिए। आइजैक न्यूटन बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, सेब गिरा। अच्छा, सेब गिरा, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, वो सोचे नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? अरे क्या बात, ये बात, मतलब क्या बात, मतलब ऐसा माइंडसेट हमारा बन चुका है कि विदेशी लोग बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत है ना। पृथ्वी को चपटा बता दिया था पहले कुछ वैज्ञानिकों ने, बाद में गोल बताया। मतलब कई मानसिकता बने थे। भाई साइंस में क्या होता है, रिसर्च होता है, कोई अलग अलग क्या देते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर जो सही प्रमाणित होता है वो मान लिया जाता है। लेकिन आप देखिएगा भगवान वराह जो पृथ्वी को उठाए हुए हैं अपने दांतों से, वो कैसा है उसका आकार, और शब्द भूगोल कितना पुराना है। मतलब हम अपनी संस्कृति से हटते गए, अपनी जमीन से नहीं जुड़े रहे, अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते गए, इसलिए पीछे जाते गए। विदेशों से सीखना है जो चीज़ सीखने योग्य हो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, संस्कृति को ना फॉलो करें, ये मेरा कहना है। अगला बात करता हूँ मैं स्व का भाव। स्व मतलब स्वदेशी, है ना, मतलब अपने देश की भाषा, अपने देश के उत्पाद को आगे बढ़ाएं। कुछ खरीद रहे हैं तो हम देखें कि भारत का उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो उसको प्राथमिकता दें। विदेशी चीज़ों ब्रांडेड दिखा रहे हैं, देखो ब्रांडेड पहना है, ऐसा नहीं। भारत की चीज़ों को हम प्राथमिकता देंगे तब तो भारत आगे बढ़ेगा। जैसे अभी बीएड क्लास में आराताई डाउनलोड करवाया गया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आराताई क्यों डाउनलोड करवा रहे हैं करके, कॉलेज वाले। तो आराताई इसलिए डाउनलोड करवाया गया, जैसे व्हाट्सअप है वो तो भाई अमेरिका का है, तो आराताई भारत का ऐप है। तो कुछ लोग बोलने लगे जब ऐसी है, विदेशी ऐप यूज नहीं करना है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको डिलीट मार दो। कई लोग बोल रहे थे, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। अरे भैया, डिलीट नहीं मरवा रहे हैं आपको, नया जो भारत का ऐप आया है अल्टरनेटिव, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड करेंगे तब तो भारत का जो, अब बोलते हैं भारत में इंजीनियर क्यों नहीं, भारत में वैज्ञानिक क्यों नहीं, भैया उनको आप उनके टांग खींचने में लगे हैं तो कैसे आगे बढ़ेगा। भारत का कोई व्यक्ति बनाया है ना व्हाट्सअप जैसा ऐप, उसको हम आगे बढ़ाएंगे तब तो फिर भारत का यूट्यूब निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं यूट्यूब और व्हाट्सअप को डिलीट मार दो। हमारे भारत का भी तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसको हम आगे बढ़ाएं। ये किसी ने नहीं कहा कि डिलीट मार देना है व्हाट्सअप को, बल्कि इसलिए डाउनलोड करवाया गया ताकि हम भारत के जो उत्पाद हैं, भारत में बने जो ऐप हैं, वो क्या हो जा सकें, ग्लोबली हो सकें, और अन्य देशों में भी इनको यूज़ किया जाए, तो भारत का जीडीपी ऊपर आएगा। ये मानसिकता था। लेकिन हम नेगेटिव ही सोचते हैं। जब भारत का कोई व्यक्ति अच्छा चीज़ करे तो हम टांग खींचते हैं, और विदेशी कोई अच्छा चीज़ करे तो वाह क्या बात है, ये बात है। इस मानसिकता को बदलना हो। अंतिम और राष्ट्र आता है नागरिक कर्तव्य बोध। नागरिक अधिकार की बात करते हैं, नागरिक कर्तव्य की बात कौन करेगा? स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, गणतंत्र को बचाए रखना है तो नागरिक कर्तव्य बोध होना चाहिए। जैसे हम जा रहे हैं गाड़ी में,
180 में दौड़ा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं। तो भारत में रह रहे हैं तो भारत के लिए कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है ना। ट्रैफिक रूल पालन करें, हेलमेट लगाएं, जो रूल है कॉलेज में उसका पालन करें। हम बोलते हैं पैसा भी दिए हैं और ये इतना तामझाम भी करें, ये रूल ये नया बनते रहता है। देशभक्ति क्या है? बॉर्डर में जाके प्राण दे रहे हैं हमारे लिए, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। कौन? हमारे देश के सैनिक। वो है देशभक्ति। तो हमारा उत्तरदायित्व तो क्या बनता है? सब लोग तो जाके बॉर्डर में नहीं लड़ सकते, तो हम जो भी काम करते हैं उसको निष्ठा से भारत माता की सेवा मान के करें, वही राष्ट्रभक्ति है। हम शिक्षक हैं तो अच्छे से पढ़ाएं, अगर हम विद्यार्थी हैं तो अच्छे से विद्या अध्ययन करें, तब तो आगे जाकर भारत को ऊपर लेके जाएंगे। कोई भी सरकारी काम, प्राइवेट काम कर रहे हैं तो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, ये सोच कर करें। समझ गए? भ्रष्टाचार वगैरह और ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। वही तो देशभक्ति है। देश का टीम जीतता है तो भारत का गौरव, भारत गौरवान्वित होता है, हम सभी खुश होते हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा निजी नहीं है, देश जुड़ा है उससे। हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ जाके खाली उल्टा सीधा बात किया, टाइम वेस्ट किया, आ गए, ऐसा नहीं। अच्छे से पढ़ाइए, आपको उत्तरदायित्व दिया गया है। आप एक शिक्षक हो तो आने वाले पीढ़ियों को अच्छा ज्ञान दीजिए, तब तो भारत परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा। विद्यार्थी हैं तो अच्छे से विद्या अध्ययन करें, कोई भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपना काम अच्छे से करें, निष्ठा से करें। यही है देशभक्ति। जब सब कोई भ्रष्टाचार और इन मानसिकता को छोड़कर कि मेरा निजी लाभ हो, इसको छोड़कर भारत के लिए कार्य करने लगेंगे कि भारत परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, तब भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। परम वैभवन ने तु मे तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सिसाते भृशम, ये भाव आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।